हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें स्टडी द फॉलोइंग केस। आपको जो केस दिया है, सिचुएशन दिया है, उसको स्टडी करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। और फिर आपको उसका ओपिनियन बताना है, आपका अपना ओपिनियन बताना है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो सिचुएशन है उसके बेस्ड है ना आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने होंगे। तो पहले हम इस सिचुएशन को समझते हैं कि सोनू पंत परचेसेस। सोनू पंत है, वो परचेस करता है ग्रोसरी मटेरियल, वो परचेस करता है हर महीने अपने यहाँ, उसके यहाँ पर जो नियरेस्ट, उसके बाजू में जो नंदूलाल ग्रोसरी शॉप है, वहां से वो हर महीने का अपना ग्रोसरी का अनाज, दाल चावल जो भी उसको चाहिए, शुगर वगैरह, वो सब है ना नंदूलाल ग्रोसरी शॉप से परचेस करता है। एंड ही परचेसेस, और वो है ना व्हीट राइस, जो नंदूलाल ग्रोसरी शॉप है वो राइस पल्सेस इन बल्क है ना पूरे साल के लिए परचेस करता है गोरे एंड सन्स से, मार्केट यार्ड से वो परचेस करता है। तो यहाँ पर आपको बोला हु इज होलसेलर, होलसेलर यहाँ पर कौन है, हु इज रिटेलर, रिटेलर कौन है, एंड यहाँ पर एनी वन डिफरेंस, आपको कोई भी तो एक डिफरेंस बताना है होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में जो डिफरेंस है, फर्क क्या है, अंतर बताना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि हु इज होलसेलर। तो पहले तो आपको होलसेलर होता कौन है, तो द पर्सन, ये वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है हु इज एंगेज्ड, मतलब हु कैरी आउट इन होलसेल ट्रेड, जो कि है ना होलसेल ट्रेड का बिजनेस करता है, तो उसे होलसेलर बोला जाता है। एंड यहाँ पर होलसेलर बाय गुड्स, होलसेलर गुड्स बाय करता है, परचेस करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है एंड सेल इट टू रिटेलर्स, और इसे वो सेल कर देता है, रिटेलर्स को वो बेच देता है। सो यहाँ पर होलसेलर इज अ, तो होलसेलर जो होता है वो कौन होता है, वो बायर भी होता है और उसको हम सेलर भी बोलते हैं। बायर कैसे हुआ, होलसेलर, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेस कर रहा है तो बायर हो गया, एंड जब होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो सेलर हो गया। तो होलसेलर, बायर एंड सेलर दोनों ही होता है। नाउ इन दिस केस, इस केस में ये जो सिचुएशन दिया है, केस हमको दिया, इस केस में है ना नंदूलाल ग्रोसरी शॉप, जो नंदूलाल की ग्रोसरी शॉप है वो परचेस करता है इन बल्क में, बल्क क्वांटिटी में, फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए, फ्रॉम गोरे एंड सन्स मार्केट यार्ड से परचेस करता है नंदूलाल ग्रोसरी शॉप वाला। तो यहाँ पर हेंस गोरे एंड सन्स मार्केट यार्ड है वो होलसेलर हो गया, इज अ होलसेलर, क्योंकि भारी मात्रा में है ना नंदूलाल ग्रोसरी शॉप वाला है ना गोरे एंड सन्स से परचेस करता है, तो गोरे एंड सन्स क्या हो गया, होलसेलर हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज रिटेलर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेलर कौन हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया हमको कि नंदूलाल ग्रोसरी शॉप। तो पहले आपको रिटेलर का मीनिंग लिखना है कि भाई रिटेलर होता कौन है। तो रिटेल ट्रेड इज अ बिजनेस एक्टिविटी, ये वो बिजनेस एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है, एसोसिएटेड है विद द सेल ऑफ गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर्स, जो कि है ना फाइनल कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स है ना उसको रीसेल नहीं करेंगे, खुद के यूज के लिए, उपयोग के लिए खरीदते हैं, तो वो रिटेल ट्रेड हुआ। नाउ द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड, जो बंदा है ना रिटेल ट्रेड में एंगेज्ड है, बिजी है, बिजनेस कैरी आउट कर रहा है रिटेल ट्रेड का, उसे रिटेलर बोला जाता है। नाउ इस सिचुएशन में, इस केस में क्या है, इन दिस केस हम इस तरीके से लिखेंगे, इन दिस केस नंदूलाल ग्रोसरी शॉप, नंदूलाल ग्रोसरी शॉप वाला परचेस करता है गुड्स फ्रॉम गोरे एंड सन्स मार्केट यार्ड से परचेस करता है एंड सेल्स इट टू कस्टमर, और वो फिर बाद में है ना कस्टमर को सेल करता है। हेंस नंदूलाल ग्रोसरी शॉप इज अ रिटेलर। तो नंदूलाल ग्रोसरी शॉप वाला कौन है, रिटेलर हो गया, क्योंकि वो फिर छोटी छोटी मात्रा में फाइनल कंज्यूमर्स को सेल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला कि एनी वन डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, रिटेलर एंड होलसेलर के बीच में आपको कोई भी एक डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंस के तौर पे हम लिखेंगे कि व्हेन गुड्स आर परचेस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, जब लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेस किए जाते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, रीसेल के पर्पस के लिए, टू रिटेलर्स को बेचने के लिए, तो इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। तो ये हो गया होलसेल ट्रेड के बारे में। तो द पर्सन, और जो पर्सन, जो बंदा एंगेज है इस बिजनेस में, होलसेल ट्रेड के बिजनेस में, उसको होलसेलर बोलते हैं। नाउ
रिटेलर के बारे में अभी एक स्टेटमेंट हमको लिखना है। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड रिलेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटी कंपैरेटिव टू होलसेलर, ये छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल करता है अल्टीमेट कंज्यूमर को, मतलब फाइनल कंज्यूमर को, बाय होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर होलसेलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, डीलर हो सकता है। तो वो सब इनको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर सबको हम फिर रिटेल ट्रेडर बोलेंगे। फाइनल प्रोडक्ट्स को सेल करेगा ना, जो फाइनल कंज्यूमर को सेल करेगा, तो वो रिटेल ट्रेड हो गया। सो द पर्सन हु इज, तो वो बंदा जो रिटेल ट्रेड में एंगेज्ड है, कैरी आउट करता है बिजनेस, रिटेल का बिजनेस, तो उसे रिटेलर बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अनुराग इज सेलिंग गुड्स टू जापान। अनुराग है ना गुड्स सेल कर रहा है जापान में। कविता इज बाइंग गुड्स फ्रॉम यूएसए, कविता बाय कर रही है गुड्स यूएसए में, यूएसए से बाय कर रही है। वेयर एज गणेश इज बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गणेश है ना साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल बाय कर रहा है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या करता है, इट सेल्स फिनिश्ड गुड्स टू मलेशिया, मलेशिया को सेल कर देता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, हु इज एक्सपोर्टर, हु इज इम्पोर्टर, हु इज एंटरपोर्ट ट्रेड वाला। तो यहाँ पर है ना हु इज एक्सपोर्टर, तो यहाँ पर है ना अनुराग इज सेलिंग टू जापान, अनुराग सेल करता है जापान को। तो ये यहाँ पर है ना अनुराग एक्सपोर्टर हो गया। तो पहले तो आप एक्सपोर्टर का मीनिंग लिखोगे। एक्सपोर्टर कौन है, तो एक्सपोर्टर इज द वन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री को सेल करता है। एंड इन दिस केस अनुराग इज सेलिंग गुड्स टू जापान, अनुराग है ना सेल कर रहा है गुड्स जापान, मतलब फॉरेन कंट्री को सेल कर रहा है। सो अनुराग इज एक्सपोर्टर। नाउ हु इज इम्पोर्टर, तो यहाँ पे देखिए कविता इज बाइंग गुड्स फ्रॉम यूएसए, कविता बाय कर रही है मतलब इंपोर्ट कर रही है। हाँ, वेयर एज गणेश इज बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और गणेश है ना साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल बाय कर रहा है, लेकिन बाद में वो प्रोसेसिंग करके मलेशिया को बेचता है। तो ये अलग बात हो गई। यहाँ पर कविता बाय कर रही है गुड्स फ्रॉम यूएसए, यूएसए से बाय कर रही है। तो यहाँ पर कविता जो है वो है ना इंपोर्टर हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द पर्सन हु purchases goods and services from foreign country is called importer. So in this case Kavita is buying goods from USA, that is foreign country, so Kavita is a importer. Now who is entrepôt trader, यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाट इज एंटरपोर्ट ट्रेड, एंटरपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पर ये जो केस है, गणेश इज बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से बाय करता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट, और वो उसकी प्रोसेसिंग के बाद में वो सेल कर देता है मलेशिया में, फिनिश्ड गुड्स टू मलेशिया, मलेशिया को सेल कर देता है। तो यहाँ पर पहले परचेसिंग करना मतलब इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करना, तो उसको एंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। तो पहले तो हम एंटरपोर्ट ट्रेड का मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे एंटरपोर्ट ट्रेड इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर समावेश होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड का। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, एंड ये इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से इंपोर्ट करना एंड फिर रीसेल करना, एंड रीसेलिंग दीज गुड्स टू अनदर कंट्री। नाउ इट ऑल्सो रिफर्स टू, हम ये भी बोल सकते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ री एक्सपोर्टिंग गुड्स विथ और विदाउट, या तो हम कुछ रीपैकेजिंग करेंगे गुड्स की या नहीं करेंगे, विदाउट रीपैकेजिंग ही भी है ना दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस केस में, इन दिस केस गणेश इज एंगेजिंग इन एंटरपोर्ट ट्रेड, गणेश एंटरपोर्ट ट्रेड में बिजी है, एंगेज है, एज ही इज बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द वन कंट्री दैट इज साउथ अफ्रीका एंड देन सेलिंग फिनिश्ड गुड्स टू अनदर कंट्री दैट इज मलेशिया। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन, पूरे लेसन के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे को थोड़ा टाइम बहुत शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब जल्दी आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्ट होगा, कैसे आप लोगों की कॉलेज की रीओपनिंग्स होंगी। तो इसके लिए है ना मुझे थियरी एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम नहीं मिल रही, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते जाऊंगी, एंड अकाउंट्स का मैं आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो पूरा मैं आप लोगों को देते जाऊंगी। तो यहाँ पर ये ना जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया है आपको उन्हें जस्टिफाई करना है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पे बोला कि होलसेलर सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स सेल करता है। तो हाँ, अ होलसेलर परचेस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, वो परचेस करता है लार्ज क्वांटिटीज में, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है और प्रोड्यूसर से परचेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू रिटेलर्स, रिटेलर्स को रीसेल करने के लिए वो परचेस करता है ताकि वो रिटेलर्स को रीसेल कर सके, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है।
एंड द पर्सन हु इज एंगेज, और बंदा जो है ना एंगेज रहता है होलसेल ट्रेड में, होलसेल ट्रेड में बिजी रहता है, उसको हम होलसेलर बोलते हैं। फिर बाद में आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए लिखना होगा कि होलसेलर बाइज, वो बाय करता है गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज करता है एंड सेल इट टू द रिटेलर्स, और है ना फिर रिटेलर्स को बेच देता है। सो होलसेलर इज बायर एज वेल एज सेलर, इसलिए हम बोलेंगे कि होलसेलर जो होता है वो बायर भी होता है और वो सेलर भी होता है। नाउ अ होलसेलर हैज हिज ओन स्टोरेज फैसिलिटी, होलसेलर के पास खुद का गोडाउन होता है, स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां पर वो है ना सामान भरकर रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब जरूरत पड़ती है तब वो है ना जो प्रोडक्ट्स है उनको वो है ना प्रोवाइड करके दे सकता है रिटेलर को। सो विच ही यूजेस टू फिल द गैप, टाइम गैप, तो ये टाइम गैप, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है होलसेलर, टाइम गैप को फिल कर देता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गुड्स के कंजम्पशन में जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली गुड्स कंज्यूम हो जाए, मतलब यूज में आ जाए, तो उसके लिए समय लगता है ना, तो वो होलसेलर स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड द होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस, वो अलग अलग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है। एंड इवन ये है ना होलसेलर है वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर को टू रीच द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की क्या लाइक्स है क्या डिसलाइक्स है, तो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करता है। हैंस यहाँ पर होलसेलर, आपको यहाँ पे लिखना है होलसेलर सेल्स, यहाँ पर आना चाहिए कि होलसेलर सेल्स, इसके लिए हम बोलेंगे कि जो होलसेलर है वो क्या करता है, वो सेल करता है गुड्स, होलसेलर आपको लिखना है सेल्स द गुड्स, होलसेलर सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज में सेल करता है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को कैसे वो स्टेबल रखता है, स्टेबल रखना मतलब उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आने देना, स्टेबल रखना मतलब वो प्राइस की स्थिरता को बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना प्राइस लेवल को। तो यहाँ पर अ होलसेलर कीप्स अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, वो भारी मात्रा में है ना वो स्टोर कर रखता है गुड्स को। देयरफॉर रिटेलर्स कैन गेट द गुड्स इजीली व्हेन द कंज्यूमर्स आस्क फॉर द गुड्स, तो जब भी है ना कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट आती है, फाइनल जो कस्टमर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं गुड्स की, तो रिटेलर्स को इजीली है ना होलसेलर से गुड्स मिल जाते हैं। नाउ अ होलसेलर एश्योर्स रेगुलर सप्लाई, तो होलसेलर है वो रेगुलर सप्लाई की प्रॉमिस करता है कि भाई मैं रेगुलर सप्लाई करता रहूंगा, रिटेलर्स को मतलब एश्योरेंस देता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है कि डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू, मैंने स्टोर करके रखा है। देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम स्टोरिंग गुड्स, तो रिटेलर फिर है ना स्टोर कर नहीं रखते हैं, गोडाउन में ज्यादा सामान भरकर नहीं रखते हैं। नाउ रिटेलर्स कैन सप्लाई गुड्स टू कंज्यूमर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम, जब तब एज एंड व्हेन मतलब जब तब है ना कंज्यूमर्स को गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है, तब है ना रिटेलर सप्लाई कर देता है उनको गुड्स आसानी से, क्योंकि होलसेलर उसको प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को इजीली। नाउ द होलसेलर बेयर्स द, अभी इस केस में क्या होता है, होलसेलर को ही है ना जो प्राइस की रिस्क लेनी पड़ती है पैसे की, होलसेलर बेयर्स द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं वो सारी रिस्क होलसेलर उठाता है, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम दिस रिस्क, तो इसके वजह से जो रिटेलर है वो इससे बचे रह जाते हैं क्योंकि होलसेलर ये सब बेयर करता है। नाउ होलसेलर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केट कंडीशंस को लेकर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। हेंस अ होलसेलर मेंटेन, इसलिए हम बोलेंगे कि होलसेलर है वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। तो किस प्रकार मेंटेन रखता है, तो बाय बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स है उनको बैलेंस करते हुए वो जो प्राइजेस है उसको वो स्टेबल रखता है, स्थिरता उसमें बनाए रखता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स, तो हमने भी देखा है ना हमारे नियर बाय जो ग्रोसरी शॉप्स वाले वगैरह है, जनरल स्टोर्स वगैरह वाले हैं, तो हम लोगों को होम डिलीवरी वो कुछ मतलब सर्टेन उनकी क्राइटेरियाज रहती है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल अगर हम करते हैं तो वो हमको घर तक हमारा सामान पहुंचा देते, राइट। तो द पर्सन हु इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड, जो बंदा है ना रिटेल ट्रेड में एंगेज रहता है, इज नोन एज रिटेलर, उसे हम रिटेलर बोलते हैं। इन मार्केट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर्स, कुछ सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में रहते हैं, हु आर डूइंग बिजनेस एट लोकल लेवल, जो कि है ना लोकल लेवल पर बिजनेस करते हैं और विद इन द लिमिटेड एरिया।
तो रिटेलर्स आर नॉर्मली, तो जो रिटेलर्स है वो नॉर्मली है ना रेसिडेंशियल एरियाज के यहाँ पे ही अपने शॉप्स खोलते हैं। एंड दिस ऑफर्स, तो ये जो है रिटेलर्स है वो लोकल कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, एज दे कैन परचेज गुड्स एज पर देयर कन्वीनियंस एंड टाइमिंग। तो जब तब उनको जरूरत पड़ती है, जिस समय जरूरत पड़ती है, वो है ना रिटेल शॉप पे जाएंगे और सामान खरीद लेंगे। तो घर में भी हमको ज्यादा स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा हम मंथली स्टॉक करते हैं, उससे ज्यादा हम स्टॉक नहीं करते कभी भी ग्रोसरी का। नाउ मैनी रिटेलर्स, बहुत सारे जो रिटेलर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं गुड्स की टू द कस्टमर्स एट नॉमिनल कॉस्ट। या तो वो लोग है ना छोटा सा उसका है ना डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, नहीं तो नहीं भी लेते कभी कभी, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बल्क में मंगाते हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा हम मंगा रहे हैं, तो वो लोग ना भी ले, मतलब तो नॉमिनल मतलब मिनिमम रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दिस सर्विस इंप्रूव्स द रिलेशंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स। तो ये इसकी वजह से फिर क्या होता है, कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स के बीच में अच्छा जो है ना व्यवहार भी अच्छा बन जाता है। हेंस रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर्स को जस्टिफाई करते हुए लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, होलसेलर परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस। बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है, कैरी आउट करता है। तो द पर्सन पहले तो आप होलसेलर कौन है वो लिख दो। तो द पर्सन हु एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। फिर बाद में अ होलसेलर इज रेडी टू पे द अमाउंट, वो रेडी रहता है अमाउंट पे करने के लिए इन एडवांस, एडवांस में पे करने के लिए टू द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को, विच कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर, जो कि है ना मैन्युफैक्चरर को हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए विद इन शॉर्ट पीरियड, छोटे समय में फटाफट क्विकली वो प्रोड्यूस कर सके, तो इंफॉर्मेशन के आधार पर। नाउ मैन्युफैक्चरर कैन गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अभी मैन्युफैक्चरर को अपडेटेड इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी, तो ऑब्वियसली होलसेलर से, क्योंकि रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में लिंक कौन होता है, होलसेलर। होलसेलर को किससे डिटेल्स मिलते हैं, तो होलसेलर को डिटेल्स मिल जाती है रिटेलर से, लाइक मार्केट कंडीशंस को लेकर, डिमांड क्या है एंड टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर्स की। नाउ अ होलसेलर टेक्स अ रिस्क इन हिज बिजनेस। होलसेलर है ना वो है ना रिस्क उठाता है, खतरा मोल लेता है, वो फाइनेंस करता है बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि उसको भारी मात्रा में क्वांटिटी स्टोर करके रखनी पड़ती है और फाइनेंस की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो समटाइम्स ही में बेयर द लॉस, तो कभी कभी उसको लॉस भी भारी उठाना पड़ता है, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं मार्केट कंडीशंस को लेकर, डिमांड को लेकर, फैशन को लेकर, तो वो उसका भारी जो खामियाजा है वो होलसेलर को ही भुगतना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि होलसेलर कैरीज आउट, वो कैरी आउट करता है वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस, बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शंस, जैसे कि वेयर हाउसिंग मतलब वो स्टोर करके रखना, फिर वो एडवर्टाइजमेंट्स भी करता है एंड सेल्स प्रमोशन, भाई माल को बेचने के लिए उसका प्रोमो भी वो करता है। जैसे मूवीज का प्रमोशन कैसे होता है, प्रोमो होता है, वैसे ही है ना प्रोडक्ट्स के लिए भी सेल्स प्रमोशन होता है, एक्सेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में, उसके बदले में ये सारी काम है ना होलसेलर करता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि होलसेलर परफॉर्म्स वेरियस, ही कैरीज आउट वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, authorized dealer do not have the other product and other manufacturers। तो जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उनके पास है ना दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये बात सही है ना, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन कि ऑथराइज्ड डीलर्स आर स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स होते हैं, ये भी है ना रिटेलर्स ही होते हैं लेकिन स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स होते हैं। एंड जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं हैव ऑथराइज्ड डीलरशिप होती है उनके पास में ऑफ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर गुड्स की। नाउ ऑथराइज्ड डीलर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज, वो है ना मैक्सिमम सेल ऑफ गुड्स का सेल करने में वो बिजी रहते कि ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर सके, बिकॉज दे गेट गुड कमीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उनको है ना मैन्युफैक्चरर से अच्छा खासा जो कमीशन है वो उन्हें मिलता है। नाउ ऑथराइज्ड डीलर्स डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स, उनके पास कोई प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स के कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर हुम दे आर वर्किंग एज अ ऑथराइज्ड डीलर, खाली जिनके लिए वो एज अ ऑथराइज्ड डीलर वर्क करे खाली उन्हीं का प्रोडक्ट्स वो रखेंगे, दूसरे का नहीं रखेंगे। नाउ दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, देखो आप है ना मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाते वक्त आप है ना
शॉप्स की तरफ ध्यान देते हो तो कोई कोई शॉप्स में क्या होता है, ग्लास वाला मतलब जिसमें आप आर पार देख सकते हो, तो ग्लास वाले कांच के जो शोकेस वगैरह इनके बने होते हैं, उसमें से आपको सामान बाहर दिखाई देता है, जिससे आपकी पसंद के टॉयज दिख रहे हैं या आपकी पसंद के मोबाइल फोन्स दिख रहे हैं, तो वो विंडो डिस्प्ले हो गया। आप लोगों को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए ये विंडो डिस्प्ले होता है, ये एडवर्टीजमेंट है एक तरीके का। नाउ एडवर्टीजमेंट्स हो गया एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स लेकर आता है ये ऑथराइज्ड डीलर। हैंस ऑथराइज्ड डीलर डू नॉट हैव अदर प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स, तो इसीलिए उसके पास अदर कंपनी के, अदर मैन्युफैक्चरर के कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं ऑथराइज्ड डीलर के पास। आई होप आपको समझ में आ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि जनरल स्टोर्स आर जनरली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज, तो ये सही बात है भाई, रेसिडेंशियल एरियाज के यहाँ पे जनरल स्टोर्स होते हैं, तो जनरल स्टोर्स में छोटे मोटे अपनी जरूरत के डेली यूज के सारे सामान मिलते हैं। तो जनरल स्टोर्स आर स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, ये भी स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स हो गए ऑथराइज्ड डीलर की तरह, बट इनके पास अलग अलग कंपनीज की स्टॉक होती है। नाउ जनरल स्टोर रिटेलर्स सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर देयर डे टू डे नीड्स के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक फूड ग्रेन्स हो गया, खाने का सामान, सोप्स हो गए, साबुन, स्टेशनरी, मेडिसिन, ऑयल हो गए, टॉफीज हो गए, बिस्किट्स हो गए, प्लास्टिक गुड्स हो गए, फुटवेयर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, पेन्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब इनके पास में अवेलेबल होता है। एंड जनरल स्टोर प्रोवाइड होम डिलीवरी भी ये प्रोवाइड करते हैं गुड्स की। एंड जनरल स्टोर हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गुड्स के, ईच आइटम के अलग अलग वेराइटीज गुड्स की इनके पास अवेलेबल होती है। एंड दे बाय द गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स, कहाँ से खरीदते हैं वो, तो होलसेलर से वो खरीदते हैं और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। नाउ जनरल स्टोर शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज में ही ये सिचुएटेड रहते हैं जनरल स्टोर्स, सिटीज एंड टाउन्स के रेसिडेंशियल एरिया में, सच एज लोकेशंस एंश्योर्स दैट, वो ऐसी लोकेशन पे होते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स उनकी दुकान पे पहुंच जाए, नियर बाय रेसिडेंशियल एरियाज के लोग वहां तक पहुंच जाए, उनके रीच में हो वो जनरल स्टोर, एंड वो है ना अपना सेल्स है ना इंक्रीज कर सके आसानी से। Thus, general stores are generally situated near residential areas. Now, 7th question यहाँ पर, डिपार्टमेंटल स्टोर हैज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंटल स्टोर में सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जस्टिफिकेशन वगैरह के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली ये जो पूरे चैप्टर का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन इजीली मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों को इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप है, ये भी रिटेल शॉप होती है लेकिन लार्ज स्केल, ये स्मॉल स्केल नहीं है, मतलब बड़ी रिटेल शॉप हो गई। एंड डिपार्टमेंटल स्टोर इज हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ। अगर आप कभी यहाँ पर आप गए हो, रिलायंस ट्रेंड्स गए हो, आप बिग बाजार गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक फ्लोर पे आपको फूड आइटम्स वाले दिखे, एक फ्लोर पे आपको कपड़ों वाला दिख गया, तो ये है ना अंडर वन रूफ है ना, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। एंड ईच डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट में हर एक सेक्शन डील करता है पर्टिकुलर टाइप की गुड्स से ही डील करता है वो। नाउ ऑल द डिपार्टमेंट्स है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट, हाँ इनको जो कंट्रोल करने वाला एक ही मैनेजमेंट, मतलब इनका बॉस जो होता है वो एक ही होता है, वन मैनेजमेंट होती है उसके। एंड इट सेल्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स सेल करते हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गए, टॉयज हो गए, ड्रेसेस हो गए, जैसे कि शॉपर स्टॉप का एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे सामने। शॉपर स्टॉप भी आप कभी गए होंगे मॉल, शॉपर स्टॉप तो आपने देखा होगा। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ हुआ, ये सब है ना आर एंगेज्ड एट सेंट्रल लेवल, मैनेज एट सेंट्रल लेवल, मतलब इनका वन मैनेजमेंट होता है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। हैंस डिपार्टमेंटल स्टोर है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मतलब इनका जो मेन बॉस है उन्हीं के अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं। नाउ 8th क्वेश्चन यहाँ पर, पैकिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द सुपरमार्केट। यस, जो है ना जैसे गिफ्ट पैक किया है या कोई सामान का जो पैकिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सामान को बेचने में, अगर बेचना है तो यहाँ पर सुपरमार्केट इज अ लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये, विच मेनली क्या सेल करता है, वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स सेल करता है ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विस। फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स के लिए रहता है कि भाई आप है ना अपनी पैकेट्स को देखो, पैकिंग किया हुआ है सामान, अच्छे से पैकिंग है, आपने पैकिंग उठाई, अपने है ना कार्ट में आपने डाल दिया,
तो पैकिंग यहाँ पर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन सुपरमार्केट एंड गुड्स आर ड्यूली पैक्ड, एकदम अच्छे से उनको पैक किया जाता है बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी, भाई 1 किलो है कि आधा किलो है कि पाव किलो है, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट्स की, देन वेट कितना है, वजन जैसे मैंने आपसे कहा, प्राइस उस पर लिखे होते हैं, कंटेंट्स कितने क्वांटिटी है, कंटेंट्स क्या क्या है रिलेटेड है डिटेल, वो सारी उसमें रहती है। देन कस्टमर्स गेट इंड्यूस्ड, मतलब वो फोर्स हो जाता है टू बाय अनवांटेड आइटम्स, अनवांटेड मतलब जो जरूरत के सामान ही वो भी वो खरीद लेता है पैकिंग को देखकर, अट्रैक्टिव पैक्स को देखकर, जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम्स जो होती है, भाई आप 2 खरीदोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, तो इस तरीके से ना एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, तो द कस्टमर्स बिकम इम्पल्सिव बायर्स, तो वो है ना वो लुभ जाता है, कस्टमर्स को लुभा लिया जाता है और वो लोग खरीद लेते हैं फिर। हेंस पैकिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो पैकिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ 9th यहाँ पर दिया है कि चेन स्टोर्स आर चेन स्टोर्स सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स ही सेल करते हैं, तो चेन स्टोर इज अ लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर है, लेकिन लार्ज स्केल। नाउ चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही आता है ये, एंड चेन स्टोर का अपना नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेलिटीज में, एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटी और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह, जैसे मैंने बोला बाटा का शोरूम हो गया। नाउ दे आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनका जो हेड डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस जो है। तो यहाँ पे चेन स्टोर सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ, ये लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स सेल करते हैं, प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, जिससे प्रोड्यूस करता है। मैन्युफैक्चरर्स ओपन द चेन स्टोर्स, वो चेन स्टोर्स ओपन करते हैं, खुद ही ओपन करते हैं, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं वो लोग, जैसे कि बाटा शॉप्स हो गए, जो कि फुटवेयर मैन्युफैक्चर वाली जो कंपनी है वो बाटा शूज एंड कंपनी है ना, वो ओनली बाटा के ही रखते हैं वो लोग। सो चेन स्टोर सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। Now 10th and last question, there is no scope for bargaining in one price shop. One price shop में आपको है ना मोल तोल करने नहीं मिलता, मतलब भावताव करने नहीं मिलता है कि भाई इतने में दे दो भैया जी, आप इतना क्या प्राइस लगा रहे हैं, इतना तो बहुत ज्यादा है, 50 रुपया क्या बोल रहे हैं, 40 में दे दो, तो ये चीजें है ना वन प्राइस शॉप में नहीं चलती है। वन प्राइस शॉप इज अ लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर होता है, जहाँ पे द शॉप वेयर द प्राइजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस है सारे, ऑल प्रोडक्ट्स के जो और गुड्स के जो प्राइजेस है वो सेम होते हैं, आर सेम, इज नोन एज वन प्राइस शॉप, तो उसे वन प्राइस शॉप बोलते हैं हम। एंड ये जो शॉप है वो सेल करते हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स सेल करते हैं डेली यूज के, एंड लो प्राइजेस पे, एट लो प्राइजेस, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 99 रुपीज का प्रोडक्ट, इस तरीके से। सो द प्रोडक्ट्स irrespective of their size and quality are sold at one common uniform price, भले उनकी साइज छोटी बड़ी हो लेकिन एक ही भाव में एक ही उनकी प्राइस होती है, भाई 99 रुपीज वाली शॉप, 20 रुपए वाली शॉप, 55 रुपए वाली, मतलब इस तरीके से एक ही प्राइस वो लोग हर प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट लो। सो द प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस, एडवांस में प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं, हेंस देयर इज नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग इन वन प्राइस शॉप। तो वन प्राइस शॉप में कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती कि भाई 99 वाला क्यों दे रहे हो, 99 का है आप 90 में तो दे दो, ये सब चीजें वहां पर है ना वन प्राइस शॉप पर नहीं चलती है, आर नॉट अलाउड है। तो आई होप आपको ये जो सारे जो जस्टिफिकेशंस है वो आपको समझ में आ गया, और इसके थ्रू आप है ना लेसन को रीड करोगे ना तो आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाऊंगी, जैसे आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड अभी थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ रही है। जल्दी आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, उसकी एक्सरसाइज के वीडियोस में लेकर आऊंगी, तो आपको लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।